हेलो, दिस इज कमलेश आहूजा। आहूजा सर की केमिस्ट्री क्लास। हम एल्कोहल ईथर फिनोल डिस्कस कर रहे थे और इसमें से मैंने एल्कोहल और फिनोल के कंटेंट को, इस चैप्टर के कंटेंट को ऑलमोस्ट कंप्लीट कर दिया है। तो आज वाली क्लास में मैं ईथर स्टार्ट नहीं करके पहले एल्कोहल और फिनोल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कंप्लीट करा देता हूँ, फिर हम नेक्स्ट क्लास में ईथर स्टार्ट करेंगे। तो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो डिस्कस कर लेते हैं। ये एनसीईआरटी का 11.6 क्वेश्चन है। गिव स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोडक्ट्स यू वुड एक्सपेक्ट व्हेन ईच ऑफ द फॉलोइंग एल्कोहल रिएक्ट विथ। ठीक है, तो ए है HCl प्लस ZnCl2, ये ल्यूकास रिएजेंट हो गया बेटा, HBr और SOCl2। तो किससे रिएक्शन करानी है इन तीनों की? ब्यूटेन 1 होल से। तो चलो पहले ब्यूटेन 1 होल से इसका रिएक्शन कराते हैं। तो CH3 CH2 CH2, और ये बेस्ट मेथड क्या है? चूंकि आप मेरे साथ क्लासेस सारी आपने प्रॉपरली अटेंड की है, तो आज वाली क्लास की अपनी स्ट्रेटेजी ये रहेगी कि जैसे ही मैंने आपके सामने क्वेश्चन डिस्प्ले किया, आप वीडियो को पॉज कर लेंगे। वीडियो को पॉज करके और इस क्वेश्चन को पूरा 11.6 और 11.7 दोनों क्वेश्चन कंप्लीट कर लेंगे। और दोनों क्वेश्चन कंप्लीट करने के बाद और फिर इसको वीडियो को अनपॉज करके और अपने आंसर मैच करेंगे। ये राइट तरीका है। अगर मैं कर रहा हूं सॉल्यूशन, डायरेक्ट सॉल्यूशन देख रहे हो और आप सोल्व नहीं कर रहे हो, तो आप एग्जाम में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाओगे। तो देखो, पहला है HCl प्लस ZnCl2, ल्यूकास रिएजेंट है। तो HCl प्लस ZnCl2 के साथ जब हम रिएक्शन करेंगे तो OH हट के Cl आ जाएगा और 1-क्लोरोब्यूटेन फॉर्म हो जाएगा। 1-क्लोरोब्यूटेन फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से अगर मैंने इस रिएक्शन को HBr से कराया तो OH हटकर Br आ जाएगा और 1-ब्रोमोप्रोपेन बन जाएगा और वाटर बायोमोलिक्यूल निकल जाएगा, बाय प्रोडक्ट निकल जाएगा। और SOCl2 है, तो SOCl2 से जब रिएक्शन कराएंगे हम, तो SOCl2 से OH हटके यहाँ पर Cl आ जाएगा बेटा और बाय प्रोडक्ट निकल जाएगा HCl प्लस SO2। HCl प्लस SO2। तो ये हो गया ब्यूटेन 1 होल से, और ये हम सब रिएक्शन कर चुके हैं। अब तो हम खाली क्वेश्चन कर रहे हैं, तो मैं डायरेक्टली आंसर बताऊंगा इसके। कोई चीज समझ में नहीं आया तो मेरे प्रीवियस क्लासेस को वापस देखो। 2-मिथाइल ब्यूटेन 2 होल, तो 2-मिथाइल ब्यूटेन 2 होल, CH3 CH CH3 और OH, 2-मिथाइल ब्यूटेन 2 होल। तो ये स्ट्रक्चर हो गया बेटा 2-मिथाइल 1 2 3 4। दिस इज द 2-मिथाइल ब्यूटेन 2 होल। अब यहां पर भी बेटा सेम रिएक्शन हो गई। जब हम इसका रिएक्शन HCl प्लस ZnCl2 से कराएंगे तो OH हटकर Cl आ जाएगा, OH हटकर Cl आ जाएगा। और H2O बाय प्रोडक्ट निकल जाएगा और ये हमारे पास OH हटकर क्या आ गया, इसमें Cl आ गया। HBr लेंगे तो Cl हटके और इसके OH हटकर और Br आ जाएगा। रिएक्शन वो ये SOCl2 ले लेंगे बेटा, तो SOCl2 लेने से क्या हो जाएगा, OH हटके Cl आ जाएगा, बाय प्रोडक्ट HCl एंड SO2 बन जाएगा। तो ये तो हो गया हमारा एक क्वेश्चन। अब 11.7 क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रिडिक्ट द मेजर प्रोडक्ट ऑफ एसिड कैटालाइज्ड डिहाइड्रेशन ऑफ 1-मिथाइल साइक्लोहेक्सेनॉल। तो सबसे पहले हम ये साइक्लो, ठीक है, और ये बोल रहा है कि 1-मिथाइल साइक्लोहेक्सेनॉल। तो 1-मिथाइल साइक्लोहेक्सेनॉल यानी एक ही कार्बन पर CH3 और OH है। इज इट क्लियर? तो यहां पर अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें तो ये आ जाएगा, दिस इज द 1-मिथाइल साइक्लोहेक्सेनॉल
और अब 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेनोल में OH यहाँ से निकलेगा और अब वही है, इसमें मेजर प्रोडक्ट बनाएंगे हम। तो प्रोडक्ट तो 2 बनेंगे। देखो यहाँ से हाइड्रोजन निकालो चाहे यहाँ से हाइड्रोजन निकालो, एक ही बात है, क्योंकि सेडजेफ लॉ के अकॉर्डिंग जब हमने सेडजेफ लॉ की बात की थी बेटा, तो हमने जब सेडजेफ लॉ की बात की थी तो सेडजेफ लॉ के अकॉर्डिंग उस नेबर कार्बन से, ठीक है, उस बीटा कार्बन से, क्योंकि ये अल्फा कार्बन हो गया हमारा, ये भी बीटा कार्बन है, ये भी बीटा कार्बन है, ये भी बीटा कार्बन है, ठीक है, तो तीनों ही कौन से कार्बन है? तीनों ही बीटा कार्बन है, ठीक है। और अब लेकिन ये दोनों जो रेड वाले बीटा कार्बन है साइकिल के अंदर जो है, इन पे 2 है और इस पे 3 है। तो सेडजेफ लॉ के अकॉर्डिंग अपन H एटम उस बीटा कार्बन से निकालेंगे जिस बीटा कार्बन पे नंबर ऑफ H एटम कम है। तो इसमें 3 है तो इससे नहीं निकालेंगे। अब इन दोनों में 2 है तो आप कोई भी निकाल लो, प्रोडक्ट एक ही बनने वाला है। अगर हम यहाँ से निकालें तो भी चलेगा और यहाँ से निकालें तो भी चलेगा, प्रोडक्ट का नेम सेम ही रहेगा। तो ये अगर हमने यहाँ से हाइड्रोजन निकाला तो डबल बॉन्ड इधर आ जाएगा, अदरवाइज इधर आ जाएगा। तो इसका नाम हो जाएगा मिथाइल साइक्लोहेक्सीन। मिथाइल साइक्लोहेक्सीन और वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो गया। तो हमने क्या किया, हमने इस कार्बन से या CH2 था, एक H यहाँ निकाला और ये डिहाइड्रेशन हुआ कंसंट्रेटेड H2SO4 में, वाटर निकल गया, ये दोनों सिग्मा बॉन्ड टूटे तो पाई बॉन्ड यहाँ बन गया। तो ये हो गया हमारा एसिड कैटलाइज्ड डिहाइड्रेशन। और तो ये हो जाएगा, ये हमारा प्रोडक्ट आ जाएगा। इसी तरह से ब्यूटेन 1 होल का जब डिहाइड्रेशन करते हैं, ब्यूटेन 1 होल का जब डिहाइड्रेशन करेंगे तो इसमें मैंने आपको बताया था ब्यूट 1 इन और ब्यूट 2 इन दोनों ही बनेगा, क्योंकि इंटरमीडिएट कार्बोनियम आयन बनता है। और इंटरमीडिएट कार्बोनियम आयन जब बनेगा, इंटरमीडिएट कार्बोनियम आयन बनेगा तो उसमें रीअरेंजमेंट होकर सेकेंडरी कार्बोकेटाइन बन जाएगा। तो इसमें जो मेजर प्रोडक्ट होगा वो ये हो जाएगा। ठीक, आपको याद होगा कि एसिड कैटलाइज्ड डिहाइड्रेशन में ये OH हट जाता है, ये प्राइमरी कार्बोकेटाइन बन जाएगा, फिर ये 1,2H- शिफ्ट हो जाएगा, ये 1,2H- शिफ्ट होकर प्राइमरी कार्बोकेटाइन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्राइमरी कार्बोकेटाइन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सेकेंडरी कार्बोकेटाइन में। अब सेकेंडरी कार्बोकेटाइन से अब 2 प्रोडक्ट मिलेंगे। अगर हाइड्रोजन यहां से निकले तो ब्यूट 2 इन बन जाएगा, और अगर हाइड्रोजन यहां से निकल जाए तो ब्यूट 1 इन बन जाएगा, ठीक है। तो लेकिन सेडजेफ लॉ के अकॉर्डिंग दोनों में से कहां से निकलेगा, इस पे 3 कार्बन, इस कार्बन पे 3 हाइड्रोजन, इस पे 2 है, तो जिससे कम होगा ये वाला 2 ब्यूटीन सिमेट्रिकल है। तो ये वाला क्वेश्चन हमारा 11.6 था एनसीईआरटी का। फिर हम और आगे बढ़ते हैं बेटा। ऑर्थो एंड पैरा नाइट्रोफिनॉल आर मोर एसिडिक देन फिनॉल, ठीक है। तो ये मैं अभी डिस्कस नहीं करूंगा, मैंने इसको बहुत डिटेल में डिस्कस कर रखा है कि ऑर्थो और पैरा नाइट्रोफिनॉल ज्यादा एसिडिक होते हैं फिनॉल के कंपैरिजन में। तो जैसे फिनॉल है तो फिनॉल से बनने वाला जो फिनोऑक्साइड आयन है, और एक पैरा की एग्जांपल ले लेता हूं, पैरा ले लूं चाहे ऑर्थो ले लूं, दोनों बात एक ही है, शॉर्ट में एक्सप्लेन कर रहा हूं, फिर भी हम पढ़ चुके हैं। अब इन दोनों में से मोर एसिडिक कौन है, इन दोनों में से मोर एसिडिक पैरा नाइट्रोफिनॉल है या फिर ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल है फिनॉल के कंपैरिजन में। तो देखो जब ये H+ आयन रिलीज करेगा तो ये बन जाएगा, और जब ये H+ आयन रिलीज करेगा तो ये बन जाएगा। अब क्या हो जाएगा, जब ये अंदर जाएगा ये नेगेटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा, फिर ये यहाँ आ जाएगा, फिर यहाँ आ जाएगा। तो इसके जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे वो रिंग में बनेंगे। इसके टोटल 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। फिनोऑक्साइड आयन के टोटल 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, जो मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ। 1 ये वाला, 2, 3, 4 और वापस यहाँ आएगा 5। तो इसके जो टोटल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं, टोटल RS इसके 5 बनते हैं, टोटल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। और इसके अंदर क्या होता है, जब ये नेगेटिव चार्ज ये आता है तो 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 वापस 5, ठीक है। तो 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तो ऑलरेडी हैं, पर जब नेगेटिव चार्ज यहाँ आता है तो यहाँ पर एक एक्स्ट्रा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनता है। तो टोटल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यहाँ कितने हो गए, 6।
तो इन दोनों में से कौन सा किसका फिनोऑक्साइड ज्यादा स्टेबल है? पैरा नाइट्रोफिनोऑक्साइड मोर स्टेबल है, और पैरा नाइट्रोफिनोऑक्साइड मोर स्टेबल है तो ये इजीली फॉर्म होगा, मतलब जल्दी H+ आयन देगा, क्योंकि नाइट्रो ग्रुप इस नेगेटिव चार्ज को अपने इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग रेजोनेंस से और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इंडक्टिव इफेक्ट से स्टेबलाइज करता है, क्योंकि NO2 का जो इफेक्ट होता है, NO2 का जो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट होता है वो होता है -R and -I, और जो नेगेटिव इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट होते हैं वो नेगेटिव चार्ज को स्टेबल करते हैं। मैंने आपको बहुत अच्छे से ट्रिक बता रखी है, माइनस ग्रुप माइनस चार्ज को स्टेबलाइज करते हैं, प्लस ग्रुप प्लस इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट यानी +I इफेक्ट और +R इफेक्ट पॉजिटिव चार्ज को स्टेबलाइज करेंगे, -R और -I इफेक्ट नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज करेंगे, तो इस वजह से ये ज्यादा स्टेबल है। फिर आ रहा है राइट द इक्वेशन इन्वॉल्विंग इन द फॉलोइंग, तो ये भी बेटा हम अभी रायमंड टीमन रिएक्शन और कॉल्बे रिएक्शन ये सीधा प्रीवियस क्लास में हम डिस्कस कर चुके हैं और मैंने अच्छे से एक्सप्लेन की है। अब 11.12 क्वेश्चन है बेटा, 11.12 क्वेश्चन है, यू आर गिवन बेंजीन concentrated H2SO4 and NaOH, write the equation for the preparation of phenol using this reagent। तो इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है तो कभी कभी हम कंफ्यूज हो जाते हैं, तो कंफ्यूजन करने का कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। ये भी मेथड ऑफ प्रिपरेशन में मैंने बताया, यू आर गिवन बेंजीन, ये बेंजीन हो गया हमारे पास, और ये बेंजीन जैसे हुआ तो बेंजीन को जब हम कंसंट्रेटेड H2SO4 से रिएक्ट करवाते हैं तो ये सल्फोनेशन हो जाता है, और इसमें SO3 न्यूक्लियोफाइल होता है, ध्यान रखना। जब हम कंसंट्रेटेड H2SO4 को बेटा हीट करते हैं, ठीक है, तो कंसंट्रेटेड H2SO4 को हीट करते हैं तो H2O प्लस SO3 बनता है, और मैंने आपको बताया था SO3 जो है न्यूक्लियोफाइल है और उसकी रिएक्शन करना भी सिखाई थी मैंने, सल्फोनेशन में काम आता है। तो अब क्या हो जाएगा, ये बन जाता है बेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो जब बेंजीन को जब हम कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ हीट करते हैं तो बेंजीन सल्फोनिक एसिड बन जाता है, और बेंजीन सल्फोनिक एसिड का जब हम NaOH के साथ ट्रीट करते हैं, बेंजीन सल्फोनिक एसिड को जब हम NaOH के साथ ट्रीट करते हैं तो ट्वाइस मॉलिक्यूल NaOH इससे रिएक्ट करके फिनोल प्लस Na2S, ऑक्सीजन काउंट कर लो 2 3 4 5, एक इधर आ गया तो सोडियम सल्फेट बन जाता है। टोटल ऑक्सीजन कितने हमारे पास 2 1 3 और 2 ये 5, एक इधर है, तो ये रिएक्शन हमारे को मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनोल में हमने रीड पढ़ी थी बेटा। अब ये खाली मैं बुक के क्वेश्चन ही करा रहा हूं ताकि आपका पैरेलल बुक के क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाए। अब हम और आगे बढ़ रहे हैं बेटा, गिव द इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, ऑक्सीडेशन ऑफ प्रोपेन 1-ol विद अल्कलाइन KMnO4 सॉल्यूशन। तो प्रोपेनॉल प्राइमरी अल्कोहल है तो इसका 2 बार ऑक्सीडेशन हो जाएगा। अब ये सब के सब पॉइंट, ये सब के सब मैं आपको पहले डिस्कस कर चुका हूं, मतलब ये क्लास एक तरह से मैं फिर कह रहा हूं कि जो स्टूडेंट केवल मेरी क्लास देख रहा है उसके लिए ये क्लास बेनिफिशियल है ही नहीं, छोड़ दो, बंद कर दो, कोई मतलब ही नहीं। फिर तो आपको क्या करना है, क्वेश्चन आते ही वीडियो को पॉज करके सोल्व करके उसके बाद जो मैंने आंसर लिखा उसको मैच करना है, ताकि आपको पता चले कि हमने जो इतना सर के साथ जो हमने इतनी क्लासें अटेंड की है अल्कोहल और फिनोल की, तो हमारे को कितना समझ में आया, हमारा लॉजिक और रिएक्शंस किस लेवल पर है, और हमारे को कितनी लर्निंग हुई है, कितना याद है, कितना भूल गए हैं, ये तभी समझ में आएगा जब आप सेल्फ करोगे। ठीक है, कुछ बच्चे तो बस ये सॉल्यूशन देख रहे होंगे तो वो इट इज रॉन्ग मेथड, वो फिर वेस्टेज ऑफ योर टाइम। अब देखो अल्कलाइन KMnO4 हो चाहे एसिडिक KMnO4 है, ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये इसको पूरा ऑक्सीडाइज कर देगा CH2OH को, और CH2OH को ऑक्सीडाइज करके प्राइमरी अल्कोहल को कॉरेस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर लेगा। लेकिन ये ध्यान रखना, अगर अल्कलाइन मीडियम है और ये एसिड बना है तो ये पोटेशियम सॉल्ट बन जाएगा। क्यों? क्योंकि एसिड जब रिएक्ट करे, जब हमारा इसमें क्या बना बेटा, इसमें बनेगा यही, लेकिन है ना, ये जो अल्कलाइन KMnO4 का मतलब क्या होता है, अल्कलाइन KMnO4 का मतलब होता है आपने KOH में KMnO4 और KOH का सॉल्यूशन है, अल्कलाइन मतलब बेस। तो जैसे ही COOH बनता है
तो ये जो हमारा एल्कलाइन है KOH, वो इससे रिएक्शन करके CH3 CH2 एसिड बेस रिएक्शन भी हो जाती है। कौन सी रिएक्शन हो जाती है इससे? एसिड बेस रिएक्शन भी हो जाती है और CH3 CH2 COO बन जाता है। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन ऑफ प्रोपेन 1 विद एल्कलाइन KMnO4 सॉल्यूशन इज दिस। ठीक है, अच्छा अब दूसरा है ब्रोमीन इन CH2 विद फिनॉल। ठीक है, तो जब हम फिनॉल का रिएक्शन, जब हम क्या करते हैं, फिनॉल का रिएक्शन किससे कराते हैं? Br2 से इन कार्बन डाइसल्फाइड या फिर CCl4 भी ले सकते हैं, तो ऑर्थो एंड पैरा ब्रोमोफिनॉल बनते हैं। ऑर्थो एंड पैरा ब्रोमोफिनॉल बनते हैं। यही अगर मैं ब्रोमीन वाटर ले लूंगा तो 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल का व्हाइट प्रेसिपिटेट आएगा। ठीक है, अगर मैंने इसकी जगह ब्रोमीन वाटर ले लिया तो बन जाएगा 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल। और अगर मैंने, अच्छा अब ये बोल रहा है थर्ड डाइल्यूट HNO3। डाइल्यूट HNO3 से फिनॉल का इजीली नाइट्रेशन हो जाता है और ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर नाइट्रो आ जाता है। ऑर्थो नाइट्रो एंड पैरा नाइट्रोफिनॉल बन जाते हैं। ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल में तो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है और इनमें इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इसीलिए ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल ज्यादा वोलेटाइल होता है और ये लेस वोलेटाइल होता है। तो इन दोनों को हम स्टीम डिस्टिलेशन से, डिस्टिलेशन मेथड से अलग कर सकते हैं। और अगर मैं इसकी जगह डाइल्यूट HNO3 की जगह अगर मैंने कंसंट्रेटेड HNO3 ले लिया, अगर मैंने क्या ले लिया इसकी जगह कंसंट्रेटेड HNO3 ले लिया, ठीक है, तो हमारे पास बन जाएगा पिक्रिक एसिड बन जाएगा, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल बन जाएगा। तो देखो आपका एक अच्छा रिवीजन भी हो गया। पुराने कंसेप्ट जो अभी पढ़ चुके हैं इस क्लास में वो क्लियर हो रहे हैं। क्लियर क्या हो रहे हैं? रिवाइज हो रहे हैं। तो और फिर देखो फोर्थ वन क्या है? ट्रीटिंग फिनॉल विथ क्लोरोफॉर्म इन प्रेजेंस ऑफ एक्वस NaOH सॉल्यूशन। ठीक है, यानी फिनॉल को हम किससे रिएक्ट करा रहे हैं? फिनॉल को हम रिएक्ट करा रहे हैं एक्वस NaOH प्लस क्लोरोफॉर्म से। तो ये कौन सा रिएक्शन होगा? रायमन टीमान रिएक्शन हो गया, जो हम लास्ट क्लास में पढ़ रहे थे, डिटेल में पढ़ा चुका हूं। तो इस रायमन टीमान, दिस इज द रायमन टीमान फॉर्माइलेशन, CHO ग्रुप ऑर्थो पे आएगा और सैलिसिलिक एल्डिहाइड बनेगा। क्या बनेगा? सैलिसिलिक एल्डिहाइड बनेगा। रायमन टीमान रिएक्शन और कोल्बे रिएक्शन में ऑर्थो प्रोडक्ट ही बनते हैं। ठीक है, और इनका रीजन क्या है वो हम अभी डिस्कस नहीं करेंगे, वो हमारे बियॉन्ड अवर स्कोप है इस क्लास के हिसाब से। तो ठीक है, तो हमेशा रायमन टीमान रिएक्शन और कोल्बे रिएक्शन में आप ऑर्थो प्रोडक्ट ही बनाएंगे, ये ध्यान रखेंगे आप। तो ये हो गया NCERT 11.17 क्वेश्चन। फिर हाउ आर द फॉलोइंग कन्वर्जन कैरिड आउट? स्टूडेंट कन्वर्जन देखते ही घबरा जाते हैं, जबकि कन्वर्जन बहुत सिंपल होते हैं अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो ये देखो, प्रोपीन CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। अब प्रोपीन को किस में कन्वर्ट करना है अपन को? तो कन्वर्जन जब भी करो आप तो सीधी बात है, जो गिवन है उसको लिख लो आप। कुछ स्टूडेंट को तो फॉर्मूले लिखने नहीं आता है बेटा, फिर वो कैसे आगे बढ़ेंगे? तो ये देखो, ये प्रोपीन है और प्रोपेन 2 बिल्कुल सिंपल सा कन्वर्जन दे दिया इसने। ठीक है, यानी हाइड्रेशन करें तो हाइड्रेशन के लिए हम क्या यूज करते हैं? डाइल्यूट H2SO4। और अगर इसमें सिंपल मार्कोनिका रूल के अकॉर्डिंग रिएक्शन करें तो नेगेटिव पार्ट ऑफ रिएजेंट बॉन्डेड टू दैट कार्बन विच हैव लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो OH माइनस यहाँ आ जाएगा, H यहाँ आ जाएगा, तो ये बन जाएगा। तो ये प्रोपीन 2 प्रोपेन 2 हो गया। ठीक है, तो बहुत इजी है। लेकिन अगर मैं इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा और अच्छा ट्रिकी बना दूं, अगर आपको आ जाए हाउ टू कन्वर्ट, ध्यान देना, अगर आपको ये आ जाए कि हाउ टू कन्वर्ट, फर्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, प्रोपेन 1 क्या आ जाए? हाउ टू कन्वर्ट प्रोपेन 1। अब जब आपसे प्रोपेन 1 पूछा है, ठीक है, तो अगर आपने डाइल्यूट H2SO4 अगर आपने ये लिख दिया तो आप रॉन्ग हो, क्योंकि इससे तो 2 प्रोपेनॉल बनता है। तो अब हम क्या करेंगे? प्रोपीन से 1 प्रोपेनॉल बनाने के लिए हम सबसे पहले इसको HBr से पेरोक्साइड की प्रेजेंस में एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन करवाएंगे। और एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन पेरोक्साइड की प्रेजेंस में खाली HBr से ही होता है, ये ध्यान रखना। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है ये।
तो ब्रोमीन रेडिकल इस पे आ जाएगा और H रेडिकल यहां पर आ जाएगा और ये 1 ब्रोमो प्रोपेन बन जाएगा। और 1 ब्रोमो प्रोपेन को जब हम एक्वस क्योस से रिएक्शन कराएंगे तो Br हटकर OH आ जाएगा, एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन SN2 मैकेनिज्म हो जाएगा। अब हम सेकंड वाला देख रहे हैं बेटा। सेकंड वाले में क्या है, बेंजाइल क्लोराइड टू बेंजिल अल्कोहल। तो बहुत सिंपल सा है, हम इस ग्रुप को क्या बोलते हैं, दिस ग्रुप इज कॉल्ड बेंजाइल ग्रुप, दिस ग्रुप इज कॉल्ड बेंजाइल ग्रुप। और यहां Cl है तो बेंजाइल क्लोराइड। अब ये बोल रहा है बेंजाइल अल्कोहल, तो ये बेंजाइल अल्कोहल हो गया। एक ऑर्डिनरी सा, आप देखो कितने इजी है क्वेश्चन ये। एक्वस क्योस से रिएक्शन कराया तो K प्लस OH माइनस न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। मैकेनिज्म SN1 चलेगा, कार्बोनियम आयन चलेगा, क्योंकि यहां से ये Cl बहुत इजीली रिलीज हो जाएगा और कार्बोकेटाइन बन जाएगा। ये कार्बोकेटाइन एरोमेटिक रिंग में जाके रेजोनेंस से स्टेबिलिटी आ जाएगी। तो ये बेंजाइल, सारे बेंजाइल क्लोराइड्स या बेंजाइलिक हैलाइड SN1 मैकेनिज्म देते हैं। थोड़ा एक्स्ट्रा जा रहा हूं मैं ताकि मेरा पर्पस ये है कि पुराने कंसेप्ट एक बार आपको रिवाइज भी कराता चलूं। थर्ड है इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड। ये इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड, इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड से प्रोपेन 1 और। तो हमको क्या करना है, इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड से क्या बनाना है, प्रोपेन 1 और बनाना है। ये इस तरह के क्वेश्चन भी मैं करा चुका हूं बेटा आपको, ठीक है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, ये आपको मालूम है गिरनियर रिएजेंट क्या देता है, कार्बन आयन देगा। गिरनियर रिएजेंट क्या देगा बेटा, गिरनियर रिएजेंट क्या रिलीज करता है, गिरनियर रिएजेंट कार्बन आयन रिलीज करेगा। और गिरनियर रिएजेंट कार्बन आयन रिलीज करेगा तो अब हमारे को क्या करना है, एक कार्बन बढ़ाना है तो एक कार्बन वाला ही एल्डिहाइड लेंगे हम। तो हमने लिया HCHO बेटा। क्या ले लिया हमने जब HCHO ले लेंगे, HCHO तो HCHO ले लो, फॉर्मल्डिहाइड ले लो, ये फॉर्मल्डिहाइड हो गया बेटा, ये फॉर्मल्डिहाइड हो गया। अब फॉर्मल्डिहाइड में क्या हो जाएगा, फॉर्मल्डिहाइड में ये गिरनियर रिएजेंट है, ये बॉन्ड यूं गया और ये इधर आ गया। तो ये क्या बन जाएगा, CH3 CH2 CH2O माइनस Mg प्लस और Cl माइनस, ठीक है। ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ गया। अब इसका वाटर से रिएक्शन हो जाएगा, वाटर का H ये एल्को ऑक्साइड आयन एक्सेप्ट कर लेगा और हमारे पास बन जाएगा CH3 CH2 CH2OH। इस तरह का डिटेल क्वेश्चन मैं पहले भी करवा चुका हूं एक, तो ये हो जाएगा। इसी तरह से मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड 2, ठीक है, तो ये इसका सॉल्यूशन हो गया। फिर मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से हमको बनाना है ये मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। गिरनियर रिएजेंट बहुत रिएक्टिव है, एनहाइड्रस कंडीशन में बनाते हैं। जब हम गिरनियर रिएजेंट बनाते हैं तो मैग्नीशियम को डायरेक्ट एल्काइल हैलाइड से ड्राई ईथर में रिएक्ट कराते हैं, ठीक है। तो गिरनियर रिएजेंट RMgX बनता है। मैंने क्या कहा, मल्टीपल लिसनिंग, मल्टीपल सीइंग, मल्टीपल रीडिंग से ही आपको चीजें परमानेंट मेमोरी में शिफ्ट हो जाएगी और वो हमेशा याद रहेगी। 2 मिथाइल प्रोपेन 2 और, तो ये देख लो बेटा हमको क्या बनाना है, 2 मिथाइल प्रोपेन 2 और, दिस इज द 2 मिथाइल प्रोपेन 2 और, ये बनाना है हमको, ठीक है। अब 2 मिथाइल है तो हमारे को क्या है, इसके अंदर ऑलरेडी एक ये जो CH3 है, ये CH3 तो एक CH3 तो गिरनियर रिएजेंट का ही है, ठीक है। इसका मतलब हमारे को क्या करना पड़ेगा, मैंने आपको बता रखा है कि रिवर्स प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं। गिरनियर रिएजेंट क्या जोड़ता है, CH3 और H जोड़ता है। तो आपको प्रोडक्ट दे रखा है, तो प्रोडक्ट दे रखा है तो रिएक्टेंट कैसे निकालेंगे,
तो जिस कार्बन पर ऑक्सीजन लगी हुई है उस कार्बन पर से ये वाला CH3 हटा दो और H हटा दो, यानी अपने पास बन जाएगा ये वाला। और अब यहां पर क्या हो जाएगा, ये बॉन्ड यू टूट जाएगा और ये न्यूक्लियोफाइल यहां अटैक करेगा, कार्बन एनायन यहां अटैक करेगा, CH3 माइनस यहां अटैक करेगा और इधर से वाटर का H+ इस पे अटैक करेगा और ये बन जाएगा। तो 2-मिथाइल प्रोपेन 2-ऑल बन जाएगा ये। तो इस तरह से मैंने, और इनके बारे में मैंने डिटेल डिस्कशन पहले कर रखा है, ठीक है। तो ये हमारा 11.20 वाला क्वेश्चन हो गया। नेम द रिएजेंट यूजिंग इन द फॉलोइंग रिएक्शन। अब ये देखो अपन को यहाँ पर रिएजेंट पूछ रहा है, तो नेम द रिएजेंट यूज्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शंस। ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल टू कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। तो प्राइमरी अल्कोहल ये हो गया बेटा RCH2OH। अब हम इसको या तो आप एसिडिक KMnO4 ले लो तो भी चलेगा, और अल्कलाइन KMnO4 ले लो तो भी चलेगा, एसिडिक K2Cr2 ले लो तो भी चलेगा। तो इनमें से किसी भी रिएजेंट को यूज करके हम प्राइमरी अल्कोहल को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, हम प्राइमरी अल्कोहल को किस में कन्वर्ट कर देते हैं बेटा, कोरस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड में। और ये प्राइमरी अल्कोहल हो गया RCH2OH। अब सेकंड वाले क्वेश्चन की बात कर रहा हूं मैं। अब मैं बात कर रहा हूं सेकंड वाले क्वेश्चन की कि प्राइमरी अल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करना है। तो मैंने क्या कहा था, इसके लिए हम स्पेसिफिक रिएजेंट यूज करते हैं। स्पेसिफिक रिएजेंट यूज करेंगे, या तो PCC यूज करेंगे या एनहाइड्रस COCO3 यूज करेंगे इसके लिए, ठीक है। PCC क्या होता है, पायरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, जो कि पायरिडीन C5H5N HCl प्लस CrO3 का मिक्सचर होता है। PCC क्या होता है, PCC इज द मिक्सचर ऑफ C5H5N, जिसको हम pyridine बोलते हैं, प्लस HCl प्लस CrO3। ये आपस में दोनों रिएक्ट करके पायरिडीनियम क्लोराइड बना लेते हैं, ये दोनों आपस में रिएक्ट करके, और ये CrO3 क्रोमेट है। तो हम खाली क्रोमेट लेके भी RCH2OH को RCHO में बदल सकते हैं और PCC भी ले सकते हैं। PCC ज्यादा बेस्ट है, अगर एग्जाम में आता है तो आप PCC को प्रायोरिटी दो। फिर है ब्रोमिनेशन ऑफ फिनोल टू 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनोल। तो सीधी बात है, हम इस केस में फिनोल को किसके साथ रिएक्ट कराएंगे, ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्ट कराएंगे। तो जब हम फिनोल को ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्ट कराएंगे तो इस केस में क्या हो जाएगा, 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनोल बनता है, इसका व्हाइट प्रेसिपिटेट आता है, ठीक है। तो हमारा ये क्वेश्चन हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब है देखो बेंजाइल अल्कोहल टू बेंजिल अल्कोहल और बेंजाइल अल्कोहल टू बेंजोइक एसिड। तो बेंजाइल अल्कोहल क्या फॉर्मूला क्या होता है ये, तो बेंजाइल अल्कोहल भी तो कौन सा अल्कोहल है बेटा, बेंजाइल अल्कोहल भी प्राइमरी अल्कोहल, ये CH2OH, दिस इज द प्राइमरी अल्कोहल। तो वही एसिडिक KMnO4 ले लो या फिर बेसिक KMnO4 ले लो, K2Cr2 ले लो, प्राइमरी अल्कोहल किस में कन्वर्ट हो जाएगा, बेंजोइक एसिड में। तो ये बेंजोइक एसिड बन जाएगा। हमारा ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। डिहाइड्रेशन ऑफ प्रोपेन टू प्रोपीन। डिहाइड्रेशन यानी क्या लेंगे हम इस केस में, कंसंट्रेटेड H2SO4 कंसंट्रेटेड। अब देखो जिन स्टूडेंट ने मेरी क्लासेस प्रॉपरली मतलब रीड देखी है और प्रॉपर नोट्स बना के और स्टडी की है, तो ऑर्डनिंग कितना इजी है, क्योंकि एक ही तरह की चीजें बार बार रिपीट हो रही है। तो स्टार्टिंग में थोड़ा सा हार्डवर्क करना पड़ता है, पेशेंस रखना पड़ता है, कुछ रिएक्शन बेसिक और बेसिक रिएजेंट याद हो जाते हैं तो रिएक्शन बहुत इजी हो जाती है। कंसंट्रेटेड H2SO4 डिहाइड्रेशन हो जाएगा, ये डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल का इलिमिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल है। फिर है ब्यूटेन 2-on टू ब्यूटेन 2-ol, ठीक है। अब है ब्यूटेन 2-on से ब्यूटेन 2-ol, तो ऑब्वियसली सिंपल सा रिडक्शन हो रहा है, ये रिडक्शन हुआ ना बेटा, क्योंकि एक पाई बॉन्ड टूटा, ये वाला एक H या एक, तो ये रिडक्शन हुआ। ये रिडक्शन रिएक्शन का एग्जांपल है। इसमें रिड्यूसिंग एजेंट लेंगे, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड भी ले सकते हैं, वो भी सही है।
सोडियम बोरोहाइड्रेट ले लिया, वो भी सही है। निकल पाउडर प्लस H2 ले लिया, वो भी सही है। अगर आप पूछो कि सर हम तीनों में से एक लिखना चाहें तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लिख लो, बढ़िया है, लेकिन तीनों में से कोई भी लिखोगे तो सही है। ठीक है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड सबको रिड्यूस करता है। सोडियम बोरोहाइड्राइड एमाइड को रिड्यूस नहीं करता है, कार्बोक्सिलिक एसिड को रिड्यूस नहीं करता है, एस्टर को रिड्यूस नहीं करता है। गिव द रीजन फॉर द हायर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ give reason for the higher boiling point of the ethanol in comparison to methoxymethan। यानी ये ईथर का फिजिकल प्रॉपर्टी आ गई। तो ईथर में देखो, ईथर और एल्कोहल में क्या डिफरेंस है। तो ईथर का अगर फॉर्मूला, ये अल्कोहल है बेटा, ROH अल्कोहल हो गया और ROR ईथर हो गया। तो अल्कोहल में क्या होता है, कोई भी अल्कोहल हो, चाहे वो मिथेनॉल हो, इथेनॉल हो, प्रोपेनॉल हो, कोई भी अल्कोहल होगा, इस अल्कोहल के अंदर क्या होगा, इस अल्कोहल के अंदर ये इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी तो इनके बॉइलिंग पॉइंट, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होती है तो इनके बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होंगे। इनके बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होंगे, रीजन क्या है, इनमें इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, यानी इनमें इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ईथर में कम होते हैं और अल्कोहल में ज्यादा होते हैं। और ईथर में दोनों ही एल्काइल ग्रुप हैं, इस वजह से क्या हो जाएगा, दोनों ही एल्काइल ग्रुप होने की वजह से, दोनों ही एल्काइल ग्रुप होने की वजह से क्या हो जाएगा, इनमें किसी भी तरह की इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, खाली वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, वैन डर वाल्स फोर्सेस होते हैं। तो हम लिखेंगे अल्कोहल जो इथेनॉल है और ये मिथोक्सीमीथेन, मिथोक्सीमीथेन का फॉर्मूला हो गया CH3CO CH3 और इथेनॉल का फॉर्मूला हो गया CH3CH2OH। ये तो मिथोक्सीमीथेन है। ठीक है, अगर दोनों का फॉर्मूला ले लूं मैं तो ये हो जाता है C2H6O, यानी दोनों के मोलिकुलर मास सेम है। तो ये तो हो गया मिथोक्सीमीथेन और ये हो गया इथेनॉल। ठीक है, दोनों के मोलिकुलर मास सेम है, उसके बावजूद भी ये गैस है और हाईली वोलेटाइल है, यानी इसकी बोतल खुली छूट गई। ठीक है, तो सारा का सारा ईथर विद इन 15 to 1 आवर के अंदर, 15 मिनट से 1 आवर में पूरी बोतल खाली हो जाएगी। और इथाइल अल्कोहल की नहीं होती, क्योंकि इथाइल अल्कोहल की वेपर स्लो बनती है। रीजन ये कि इसमें इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इसमें इसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा। इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का रेफरेंस देना और ये इस तरह से प्रेजेंटेशन दे देना जैसे मैंने दिया था। और दूसरा ये है कि है ना, बहुत स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, वो देखते हैं ईथर हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो बनाता नहीं है तो वाटर में इनसॉल्युबल होगा। तो रॉन्ग बेटा, ईथर वाटर में सॉल्युबल है, क्योंकि ईथर वाटर के साथ इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है। ईथर खुद में, ईथर के मॉलिक्यूल में खुद में इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है। ईथर इटसेल्फ, जब ईथर प्योर है तो उसमें इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है। लेकिन यही ईथर जब वाटर के अंदर जाता है तो ईथर की जो ऑक्सीजन है वो वाटर के हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके क्या बना लेती है, वाटर के हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट नहीं करती है, सॉरी, वाटर के हाइड्रोजन के साथ इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। तो आप लिखोगे जो ईथर है वो वाटर में सॉल्युबल है। क्यों है ईथर वाटर में सॉल्युबल? क्योंकि ईथर की जो ऑक्सीजन है वो वाटर के हाइड्रोजन एटम से इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है। तो इस वजह से ईथर वाटर में सॉल्युबल होता है। तो ईथर वाटर में सॉल्युबल है क्योंकि ईथर इटसेल्फ में तो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, लेकिन वो किसके साथ इंटरमोलिकुलर बॉन्डिंग बनाता है? वो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है वाटर के साथ, इस वजह से वाटर में डिसॉल्व हो जाता है। थोड़ा सा मिथेनॉल के बारे में डिस्कस कर लें। तो मिथेनॉल के बारे में जब मैं डिस्कस कर रहा हूं बेटा ध्यान देना, मिथेनॉल इज आल्सो कॉल्ड वुड स्प्रिट। मिथेनॉल को हम वुड स्प्रिट भी कहते हैं। उसका रीजन ये है कि, और इसको वुड अल्कोहल भी कहते हैं, क्योंकि ये वुड के डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से मिलता है। मिथेनॉल इज यूज्ड एज सॉल्वेंट इन पेंट्स, वार्निश एंड चीफली फॉर मेकिंग फॉर्मेल्डिहाइड। ये मिथेनॉल के बारे में लिख दिया। मिथेनॉल का एक दूसरा नाम और भी है बेटा, कार्बिनोल। क्या बोलते हैं? कार्बिनोल। कार्बिनोल का फॉर्मूला, कार्बिनोल ये होता है बेटा
फिनोल को कार्बोलिक एसिड बोलते हैं बेटा, ध्यान देना। कार्बोलिक एसिड क्या है? कार्बोलिक एसिड मिलते जुलते नाम है ना, कंफ्यूज हो जाते हैं। फिनोल, फिनोल को हम क्या बोलते हैं? कार्बिनोल। सॉरी, फिनोल को हम क्या बोलते हैं? कार्बोलिक एसिड। लिख रखा है मैंने बोर्ड पे, सही लिख रखा है। फिनोल को हम क्या बोलते हैं? कार्बोलिक एसिड। जबकि मिथाइल एल्कोहल को हम कार्बिनोल भी बोलते हैं। तो अभी कभी आ जाए ना, व्हाट इज फॉर्मूला ऑफ कार्बिनोल, तो CH3OH। लेकिन अब देखो, ये ध्यान देना, कार्बिनोल क्या हुआ? कार्बिनोल हुआ CH3OH। अब अगर आ जाए मिथाइल कार्बिनोल, तो ये मिथाइल, फिर ये कार्बिनोल। डाइमिथाइल कार्बिनोल, तो ये हो जाएगा CH3CH, ये डाइमिथाइल कार्बिनोल। ट्राइमिथाइल कार्बिनोल, तो ट्राई कर दो इधर और ये 3 कर दो। समझ में आया? मिथाइल कार्बोनिल, यानी इसमें एक मिथाइल जोड़ दिया। इस जब समझना मेरी बात को, हम इसको क्या बोल रहे हैं? हम इसको कार्बिनोल बोल रहे हैं, ठीक। अब इस एक H की जगह CH3 लगा दिया तो इसको बोलेंगे मिथाइल कार्बिनोल। दूसरा CH3 लगा दिया तो डाइमिथाइल कार्बिनोल। तीसरा CH3 लगा दिया तो ट्राइमिथाइल कार्बिनोल। ठीक है, वापस आ जाते हैं हम। ये क्या है? कार्बिनोल। लेकिन अगर मैंने इसकी जगह C2H5 लगा दिया तो ये इथाइल कार्बिनोल। दूसरा लगा दिया तो डाई इथाइल कार्बिनोल। तो इथाइल कार्बिनोल है, यानी इथाइल कार्बिनोल ये हो गया। प्रोपेन 1-ol इज कॉल्ड इथाइल कार्बिनोल। तो ये नेम आजकल प्रचलन में नहीं है, ट्रेडिशन में नहीं है, पर बहुत बार कभी कभी किसी बुक में लिखा हुआ हो तो आप परेशान मत होना। और ये पॉइजनस एल्कोहल है, ठीक है। तो इथेनॉल, अच्छा अब देख, इथेनॉल जो है C2H5OH, जो मिथाइल एल्कोहल है वो पॉइजनस एल्कोहल है, मैंने प्रीवियस क्लास में बता दिया था आपको। और जो मिथाइल एल्कोहल पी लेता है उसकी ब्लाइंडनेस आ जाती है या डेथ हो जाती है। और जो मिथाइल एल्कोहल पी लेता है तो उसकी लाइफ को बचाने के लिए उसको इथाइल एल्कोहल पिलाना पड़ता है, ठीक है। वो क्यों, वो पिछले क्लास में देखो, ठीक है। अब इथेनॉल इज ऑब्टेन्ड कॉमर्शियली बाय फर्मेंटेशन, द ओल्डेस्ट मेथड इज फ्रॉम शुगर। अच्छा, मैं इसको बारे में बता देता हूं। मतलब ये यहां लिखा हुआ है बेटा कि जो इथाइल एल्कोहल है वो ड्रिंकिंग एल्कोहल यही है। इथाइल एल्कोहल को हम शुगर से बनाते हैं, स्टार्च से बनाते हैं, माल्टोज से बनाते हैं, ग्लूकोज से बनाते हैं। और जो इथाइल एल्कोहल है बेटा, इथाइल एल्कोहल जो है वो नॉन पॉइजनस एल्कोहल है। और इथाइल एल्कोहल को जो हम बनाते हैं तो हम बनाते हैं इसको स्टार्च से। तो स्टार्च क्या होता है? पॉलीमर होता है बेसिकली। स्टार्च क्या होता है? स्टार्च इज द पॉलीमर ऑफ, ठीक है। और या फिर सुक्रोज से बनाते हैं, ग्रेप से बनाते हैं। तो स्टार्च क्या पॉलीमर है? किसका? कार्बोहाइड्रेट पॉलीमर है, ग्लूकोज का पॉलीमर है। या सुक्रोज से बनाते हैं तो सुक्रोज का क्या फॉर्मूला होता है? C12H22O11। ये सुक्रोज है बेटा। ये क्या है? सुक्रोज है। अब इस सुक्रोज को हम सुक्रोज का इन्वर्टेज एंजाइम की प्रेजेंस में हाइड्रोलिसिस होता है। इन्वर्टेज एंजाइम की प्रेजेंस में जब ये हाइड्रोलाइज होता है तो बन जाता है C6H12O6 प्लस C6H12O6। ये अलग अलग मॉलिक्यूल है, एक ग्लूकोज है और दूसरा फ्रुक्टोज है। अब देखो, ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक तो नहीं है, लेकिन बुक में है तो मैं इसको बता रहा हूं आपको। सुक्रोज का जब अपन बायो स्टूडेंट तो अच्छे से जानते हैं, सुक्रोज का जब हम इन्वर्टेज एंजाइम के प्रेजेंस में, ये सुक्रोज वही हो गई जिसको अपन शुगर बोलते हैं, जो आप चाय के अंदर, मिठाई के अंदर यूज करते हैं, ये वही शुगर है, सुक्रोज, ठीक है। अब सुक्रोज का इन्वर्टेज एंजाइम के प्रेजेंस में जब हम इसका ये करते हैं तो ये मोनोसेक्राइड ग्लूकोज और फ्रुक्टोज बनते हैं। और ग्लूकोज और फ्रुक्टोज जो होते हैं ये फिर फर्दर आगे एक एंजाइम होता है जाइमेस। ये जाइमेस एंजाइम यीस्ट एक फंगस होता है उसके अंदर होता है। तो यीस्ट के साथ इसका फर्मेंटेशन होता है। यीस्ट के अंदर इसका क्या होता है? फर्मेंटेशन। यीस्ट क्या है? फंगस है।
उस यीस्ट एक यूनिसेल्यूलर यीस्ट क्या है, यूनिसेल्यूलर फंगस है। और इस यूनिसेल्यूलर फंगस में से एक एंजाइम सीक्रेट होता है जिसको हम जाइमेस बोलते हैं। जाइमेस के प्रेजेंस में ये जो मोनोसेक्राइड्स है ग्लूकोज और फ्रुक्टोज, इनका एनएरोबिक ऑक्सीडेशन होता है। क्या होता है? एनएरोबिक ऑक्सीडेशन, यानी एयर की अब्सेंस में ऑक्सीडेशन होता है। और इस एनएरोबिक ऑक्सीडेशन को हम फर्मेंटेशन कहते हैं। इस एनएरोबिक ऑक्सीडेशन को हम क्या बोलते हैं बेटा? एनएरोबिक ऑक्सीडेशन को हम फर्मेंटेशन कहते हैं। और इस फर्मेंटेशन की वजह से यहां पर इथाइल एल्कोहल बनता है और CO2 प्लस H2O, यानी ये सारा का सारा ग्लूकोज और फ्रुक्टोज धीरे धीरे जाइमेस एंजाइम से रिएक्ट करता है। जाइमेस एंजाइम के प्रेजेंस में एनारोबिक ऑक्सीडाइज होता है और या फर्मेंटेशन होता है और वो इथाइल एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसको सबसे कॉमर्शियली हम जो बनाते हैं, एक तो हम इसको सीधा स्टार्च से बना देते हैं। स्टार्च का पहले हाइड्रोलिसिस करके हम स्टार्च को क्या करते हैं, पहले स्टार्च क्या होता है? स्टार्च जो चावल के अंदर, चावल, गेहूं, पोटैटो, ये क्या है? सबसे लार्ज सोर्स है, ठीक है ना? राइस, पोटैटो एंड व्हीट, और स्पेशली राइस एंड व्हीट, राइस एंड पोटैटो, ये तो बहुत बड़े सोर्स हैं स्टार्च के। तो स्टार्च का जब हाइड्रोलिसिस होता है, एक पर्टिकुलर एंजाइम की प्रेजेंस में, मैं एंजाइम का नाम भूल रहा हूं, और तो उससे बन जाता है पहले माल्टोस एक डाइसेक्राइड है। फिर माल्टोस फर्दर माल्टेज एंजाइम के प्रेजेंस में ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। फिर इस ग्लूकोज को हम ग्लूकोज सॉल्यूशन बन जाता है। अब इस ग्लूकोज सॉल्यूशन में यीस्ट, जो मैंने बताया, डाल देते हैं। यीस्ट जाइमेस एंजाइम देता है और उससे फिर एनारोबिक ऑक्सीडेशन फर्मेंटेशन होकर इथाइल एल्कोहल बनता है। ठीक है, एक तो ये आपको खाली आउटलाइन लर्न करनी है आपको, ठीक है ना? स्टार्च का हाइड्रोलिसिस करते हैं और एक पर्टिकुलर एंजाइम की प्रेजेंस में, वो देख लेना आप। फिर माल्टोस बन जाता है। माल्टोस फर्दर माल्टेस एंजाइम के प्रेजेंस में हाइड्रोलाइज होकर ग्लूकोज सॉल्यूशन देता है। ग्लूकोज सॉल्यूशन को यीस्ट जाइमेस की प्रेजेंस में वो फिर एनारोबिक ऑक्सीडेशन फर्मेंटेशन होकर ग्लूकोज दे देता है और इथाइल एल्कोहल दे देता है। और आजकल हम इंडस्ट्री के अंदर जो ज्यादा इथाइल एल्कोहल बन रहा है इंडस्ट्री में आजकल, नाउअडेज, ये तो ओल्ड मेथड थे और आज भी यूज करते हैं। स्टार्च से और शुगर से आज भी हम एल्कोहल बना रहे हैं। लेकिन अब इंडस्ट्री में इथीन का जो हाइड्रेशन है, इथीन का जो वाटर के साथ रिएक्शन है डाइल्यूट H2SO4 की प्रेजेंस में, उससे भी हम इथाइल एल्कोहल बना रहे हैं। तो आपको कोई पूछे कि नाउअडेज आजकल जो ज्यादा नया मेथड कौन सा है जिससे इंडस्ट्री में इथाइल एल्कोहल बन रहा है, तो वो लिखेंगे आप हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन। तो ये सारी चीजें हमने डिस्कस की इसमें। और ये देखो मैं रीड कर रहा हूं, ये लिखा हुआ है, इथेनॉल C2H5O which is obtained commercially by fermentation. The oldest method is from sugars. ठीक है, oldest method है। The sugar is molasses and sugar cane और fruits such as, मतलब ये आप खुद रीड कर लेना कि ये किस किस में मिलते हैं, आप खुद ही रीड कर लो बेटा, ठीक है ना? ये मैंने जो अभी पढ़ाया है वो सारा का सारा इसमें लिखा हुआ है, आप इसको केयरफुली रीड कर लें। मैंने कहा ना, जैसे इसका शुगर का स्टार्च का सोर्स क्या है? राइस है, पोटैटो है, उसके अलावा फ्रूट्स हैं, अपने ग्रेप्स हैं, ठीक है? तो इसको आप पोस्ट करके रीड कर लें। और ये है द कॉमर्शियली एल्कोहल इज मेड अनफिट, क्योंकि कॉमर्शियली एल्कोहल बहुत ही सस्ता मिलता है, चीप रेट में मिलता है। तो इसका मिस यूज नहीं हो, इसके लिए क्या करते हैं हम, कॉमर्शियल पर्पस से जो एल्कोहल मार्केट के अंदर आता है जो कि बहुत ही सस्ता होता है, चीप रेट होती है, तो उसके मिस यूज को रोकने के लिए उसकी नेचर को डीनेचर कर देते हैं। डीनेचर करने के लिए हम क्या करते हैं, सुनो। द कॉमर्शियली एल्कोहल मेड unfit for drinking by mixing in it some copper sulfate to give its color and pyridine, a foul smelling liquid. It is known as denaturation of alcohol. इसको हम क्या बोलते हैं, denaturation of alcohol, यानी अल्कोहल को वो लोग पी नहीं लें, उससे रोकने के लिए उसमें कॉपर सल्फेट मिला देते हैं और पायरिडीन मिला देते हैं, ठीक है, ताकि उसकी स्मेल
उसकी स्मेल खराब हो जाए और उसमें ब्लू कलर आ जाता है, ब्लू कलर वार्न कर देता है कि नहीं पीना है, दिस इज डीनेचुरेशन। ओके, अब हम नेक्स्ट क्लास में बेटा डिस्कस करते हैं ईथर के बारे में। हम अब ईथर डिस्कस करेंगे और ईथर के जो क्वेश्चन है वो फिर उसकी नेक्स्ट क्लास में ले लेंगे। थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट।